एक अफ्रीकी देश सालाना 20 अरब डॉलर मूल्य के हीरे का खनन करता है, फिर भी वहां की आधी आबादी प्रतिदिन $2 से भी कम पर जीवन यापन करती है। यह है अंगोला, एक ऐसा देश जहां बच्चे मिट्टी में हीरे ढूंढते हैं जबकि उनके माता पिता भूख और बीमारियों से मर जाते हैं जिनका इलाज 50 सेंट की एक गोली से हो जाता है। यहाँ अफ्रीका के सबसे समृद्ध तेल भंडार उन झुग्गी झोपड़ियों के साथ स्थित है जहाँ 3 मिलियन लोग पानी, बिजली या शौचालय के बिना रहते हैं। पिछले 40 वर्षों में इस देश ने प्राकृतिक संसाधनों से $1 ट्रिलियन से अधिक की कमाई की है, फिर भी 10 में से एक बच्चा 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाता है। 400 साल पहले पुर्तगालियों ने अंगोला को दुनिया का सबसे बड़ा दास व्यापार केंद्र बना दिया, जहां से उन्होंने 5 मिलियन लोगों को दास व्यापार के लिए भेजा। यह अटलांटिक क्षेत्र के सभी दासों का 1/3 हिस्सा था, अफ्रीका के किसी भी अन्य हिस्से से अधिक, और 2 शताब्दियों के भीतर पूरे क्षेत्र निर्जन हो गए। पुर्तगालियों ने तट के किनारे किले बनाए जहां से वे पकड़े गए लोगों को जंजीरों में जकड़कर ब्राजील भेजते थे, जहां उनसे चीनी के बागानों में तब तक काम करवाया जाता था जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए। पूरे गांव रातों रात गायब हो गए। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को पकड़ा जाता था, मवेशियों की तरह गर्म लोहे से दागा जाता था और जहाजों के निचले हिस्सों में लाद दिया जाता था। रास्ते में बीमारी, भूख और मारपीट से हर 5 में से 1 की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन दास व्यापार के समाप्त होने तक 300 वर्षों तक जहाज चलते रहे। 1975 में पुर्तगाल अंततः अंगोला से पीछे हट गया और उसी दिन 27 साल का गृहयुद्ध शुरू हो गया। इन वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग मारे गए और 40 लाख लोग शरणार्थी बन गए और हमेशा के लिए अपने घर खो बैठे। लड़ाई दिन रात लगातार चलती रही। जंगल में, शहरों में, गांवों में सैनिकों और बच्चों वाले नागरिकों के बीच कोई भेद नहीं किया गया। बच्चे मशीन गन की आवाज के बीच पैदा हुए, लाशों और खंडहरों के बीच पले बढ़े और लड़ने चले गए। उन्हें कभी शांति का मतलब नहीं पता चला। जब 2002 में युद्ध समाप्त हुआ तो अंगोला वासियों की एक पूरी पीढ़ी ने अपना पूरा जीवन युद्ध में बिताया था और उन्हें शांति का एक भी दिन याद नहीं था। अंगोला दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में अटलांटिक महासागर पर स्थित है और इसका आकार फ्रांस और जर्मनी के संयुक्त आकार से भी बड़ा है। इसके भूमिगत भंडारों में तेल, हीरे, सोना, लौह, अयस्क, तांबा और दुर्लभ धातुओं का विशाल भंडार है जो 1 सदी तक खनन के लिए पर्याप्त है। यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि युद्ध से पहले यह देश अरबों डॉलर का निर्यात करके पूरे दक्षिण अफ्रीका को कॉफी, कपास, चीनी और मक्का की आपूर्ति करता था। नदियां मछलियों से भरी हैं, जंगलों से मूल्यवान लकड़ी प्राप्त होती है और तटीय क्षेत्र दुनिया के सबसे समृद्ध तेल क्षेत्रों में से एक साबित हुआ है। प्रकृति ने इस देश को समृद्ध जीवन के लिए लगभग सब कुछ दिया है, संसाधन, जलवायु, उर्वरता, फिर भी यहाँ के लोग भूख और गरीबी से मर रहे हैं। अंगोला प्रतिदिन 10 लाख बैरल से अधिक तेल का उत्पादन करता है, जिससे देश को सालाना 50 अरब डॉलर की कमाई होती है। देश के निर्यात का 95% हिस्सा तेल से आता है। इसके बिना अर्थव्यवस्था 1 महीने के भीतर ही चरमरा जाएगी, क्योंकि और कुछ भी उत्पादित नहीं होगा। सभी तेल क्षेत्र एक सरकारी कंपनी के स्वामित्व में हैं, जिसका संचालन राष्ट्रपति के रिश्तेदारों और दोस्तों द्वारा किया जाता है, जो अपने ही लोगों को ठेके देते हैं। तेल से होने वाला मुनाफा कुछ ही परिवारों की जेब में जाता है, जबकि अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो जाती है, स्कूल जर्जर हो जाते हैं और सड़कें बह जाती हैं। जब तेल की कीमतें गिरती हैं तो अकाल पड़ जाता है, क्योंकि भोजन भी स्थानीय स्तर पर नहीं उगाया जाता बल्कि पेट्रोडॉलर से आयात किया जाता है। पुर्तगालियों के जाते ही 2 सेनाएं, MPLA और यूनिटा, सत्ता के लिए आपस में भिड़ गईं। दोनों ही देश और उसके संसाधनों पर नियंत्रण चाहती थीं। MPLA को सोवियत संघ और क्यूबा का समर्थन प्राप्त था, जबकि यूनिटा को अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की सहायता मिली। अंगोला महाशक्तियों के शीत युद्ध का युद्ध क्षेत्र बन गया। MPLA का राजधानी और तटीय तेल शहरों पर नियंत्रण था, जबकि यूनिटा का हीरे की खानों और सभी ग्रामीण क्षेत्रों पर नियंत्रण था। दोनों पक्षों ने 10 साल तक के बच्चों को भर्ती किया, अपने विरोधियों के गांवों को जलाकर राख कर दिया और जहां भी संभव हुआ खेतों और सड़कों में बारूदी सुरंगें बिछा दी। ये युद्ध विचारों या लोगों के बारे में नहीं था, बल्कि तेल और हीरों पर नियंत्रण के बारे में था। दोनों पक्ष सारा पैसा अपने लिए चाहते थे। सोवियत संघ ने अंगोला को हजारों टन हथियार भेजे, टैंक, हेलीकॉप्टर में लड़ाकू विमान, ग्रैंड मिसाइल लॉन्चर और लाखों कलाश्निकोव असॉल्ट राइफलें। हथियारों के साथ साथ हजारों सोवियत सैन्य सलाहकार भी आए, जिन्होंने अंगोला वासियों को युद्ध करना, उपकरण चलाना और अभियान की योजना बनाना सिखाया। क्यूबा ने अपने 50,000 सैनिक भेजे, जिन्होंने वास्तव में मोर्चे पर लड़ाई लड़ी, शहरों पर धावा बोला, रक्षा की और हजारों की संख्या में शहीद हुए। उनके विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका के माध्यम से यूनिटा को अमेरिकी राइफलिंग ग्रेनेड लॉन्चर और नवीनतम स्टिंगर एंटी टैंक मिसाइलें मुहैया कराईं। अंगोला एक परीक्षण स्थल बन गया, जहां महाशक्तियों ने ये परीक्षण किया कि किसके हथियार सबसे अधिक मारते हैं, बल्कि आम स्थानीय लोग मारे गए।
दोनों सेनाओं ने 10 साल तक के बच्चों को पकड़ लिया, उन्हें स्वचालित हथियार दिए और बिना किसी सैन्य प्रशिक्षण के मोर्चे पर भेज दिया। इस युद्ध में 30,000 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। उन्हें कैदियों को मारने के लिए मजबूर किया गया। गोली चलाने से इनकार करने पर उन्होंने खुद को मार डाला। कमांडरों ने जानबूझकर युद्ध से पहले बच्चों को नशीली दवाएं और शराब दी ताकि वे मौत से न डरें और पहले हमला करें। 27 साल के युद्ध के दौरान 15 मिलियन से ज्यादा बारूदी सुरंगें खेतों में, कुओं के पास और सड़कों पर बिछाई गईं। आज भी हर हफ्ते कोई न कोई पुरानी सुरंग पर पैर रख देता है और अपना पैर या हाथ खो देता है, और बच्चे खेलते समय उन्हें पाते हैं और मौके पर ही मर जाते हैं। कई सालों तक लगातार अंगोला की राजधानी लुआंडा आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे महंगा शहर रहा, टोक्यो और ज्यूरिख से भी ज्यादा महंगा। शहर के केंद्र में एक कमरे का अपार्टमेंट किराए पर लेने के लिए हर महीने $6,000 लगते थे और एक सामान्य रेस्तरां में एक व्यक्ति के खाने का खर्च $100 था। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत $3 थी। बल्कि ये देश प्रतिदिन 10 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है और 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत $15 थी। इसका कारण सीधा सा है, तेल को छोड़कर बाकी सब कुछ आयात किया जाता है। सीमा शुल्क अधिकारी भारी रिश्वत लेते हैं और स्थानीय एकाधिकारवादी कीमतें 10 गुना बढ़ा देते हैं। तेल कर्मचारी और राजनयिक किसी भी कीमत पर विलासितापूर्ण जीवन जीते। हैंस बकी आम अंगोला वासी प्रतिदिन $2 पर गुजारा करते हैं और दिन में एक बार कसावा खाते हैं। लुआंडा के केंद्र में 40 मंजिला कांच की गगनचुंबी इमारतें, 5 सितारा होटल और $10 करोड़ की कीमत वाले विला खड़े हैं। इन आलीशान इमारतों से 3 किलोमीटर दूर म्यूजिक्स स्थित हैं, विशाल झुग्गी झोपड़ियां जहां 30 लाख लोग तख्तों और जंग लगे लोहे की झोपड़ियों में रहते हैं। यहाँ पीने का पानी, सीवरेज या बिजली नहीं है। लोग गंदे गड्ढों से पानी लेते हैं और इमारतों के बीच सड़क पर ही शौच करते हैं। बच्चे हर दिन कचरे के ढेर में से धातु और प्लास्टिक की तलाश करते हैं जिसे वे कुछ सेंट में पुनर्विक्रेताओं को बेच सकें। ये झुग्गी झोपड़ियां आलीशान इलाकों से 10 मिनट की पैदल दूरी पर है, लेकिन ये दो समानांतर दुनियाएं कभी आपस में नहीं मिलती। युद्ध के बाद चीन ने अंगोला को कम कीमत वाले तेल भंडार के बदले $20 अरब का भारी भरकम ऋण दिया। चीनियों ने सड़कें, स्कूल, अस्पताल और हजारों अपार्टमेंट वाले पूरे आवासीय क्षेत्र बनाए, लेकिन निर्माण स्थलों पर केवल चीनी मजदूर ही काम करते थे। स्थानीय अंगोलन लोगों को मजदूर या लोडर के रूप में भी नौकरी नहीं दी गई। सारा काम चीन से लाए गए लोगों द्वारा किया गया जो बंद शिविरों में रहते थे। इसके बदले में अंगोला ने 20 वर्षों तक चीन को एक निश्चित कम कीमत पर तेल बेचा, जिससे बाजार मूल्य बढ़ने पर उसे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अब 300,000 से अधिक चीनी स्थायी रूप से अंगोला में रहते हैं, जो व्यापार, निर्माण, रेस्तरां को नियंत्रित करते हैं और धीरे धीरे जमीन खरीद रहे हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद से 20 वर्षों में अंगोला के सरकारी बजट से $120 अरब से अधिक की रकम बिना किसी सुराग के गायब हो गई। ये पैसा फर्जी ठेकों, निविदाओं में रिश्वत और फर्जी बिलों के माध्यम से गबन किया गया। अधिकारियों ने खुलेआम अरबों डॉलर चुराए और किसी ने उन्हें दंडित नहीं किया। राष्ट्रपति की बेटी ने अपना पूरा करियर सरकार में बिताने के बाद $3 अरब की निजी संपत्ति के साथ अफ्रीका की सबसे अमीर महिला बन गई। उनके पास एक तेल कंपनी, प्रमुख बैंकों, हीरे की खानों और एक दूरसंचार कंपनी में हिस्सेदारी थी। हालांकि उन्होंने कभी भी अपनी जेब से एक पैसा भी निवेश नहीं किया। मंत्रियों ने लंदन और पेरिस में करोड़ों डॉलर के विला खरीदे और उनके बच्चे स्विट्जरलैंड में पढ़े, जबकि अंगोला के बच्चे मलेरिया से मर रहे थे। जोस एडुआर्डो डॉस सैंटोस ने 1979 से 2017 तक 38 वर्षों तक अंगोला पर शासन किया। वे एक युद्ध के दौरान सत्ता में आए और उन्होंने तानाशाही से देश पर राज किया, विपक्ष को फांसी दी और पत्रकारों को दशकों तक जेल में रखा। पूरा तेल उद्योग और हीरे की खदानें उनके परिवार और मित्रों के स्वामित्व में थी। कोई भी बड़ा व्यवसाय उन्हें हिस्सा देता था या उसे सीधे बंद कर दिया जाता था। चुनाव दिखावे के लिए होते थे। विपक्ष को टेलीविजन पर आने से रोक दिया गया था। उनकी रैलियों को पुलिस ने लाठियों से तितर-बितर कर दिया था और वोटों की गिनती योजना के अनुसार की गई थी। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनके चुने हुए उत्तराधिकारी ने उनकी जगह ली, जिसने दिखावे के लिए पुराने राष्ट्रपति के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया। अंगोला में जन्म लेने वाले हर 1000 बच्चों में से 80 बच्चे 5वें जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। ये दुनिया में सबसे खराब मृत्यु दर में से एक है। मलेरिया, दस्त और निमोनिया जैसी साधारण बीमारियों से बड़ी संख्या में बच्चे मरते हैं, जिनका इलाज सस्ती दवाओं से किया जा सकता है, लेकिन अस्पतालों में ये दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। देश के आधे बच्चे कुपोषण और गंभीर विकास की कमी से ग्रस्त हैं, क्योंकि उनके परिवार पर्याप्त भोजन का खर्च वहन नहीं कर सकते। गांवों में महिलाएं बिना डॉक्टर या दाई के बच्चे को जन्म देती हैं और अक्सर रक्तस्राव से मर जाती हैं, क्योंकि निकटतम अस्पताल ऊबड़ खाबड़ सड़क पर 100 किलोमीटर दूर है।
बजट का केवल 2% स्वास्थ्य सेवा पर खर्च किया जाता है, बाकी 30% सेना और पुलिस पर खर्च किया जाता है जो शासन को अपने ही लोगों से बचाती है। अंगोला की 70% आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है। लाखों युवा ऐसे हैं जो शिक्षा और रोजगार के बिना पले बढ़े हैं। आधे युवा ठीक से पढ़ लिख नहीं सकते क्योंकि युद्ध में स्कूल नष्ट हो गए या दूर दराज के गांवों में तो स्कूल हैं ही नहीं। युवाओं में बेरोजगारी दर 60% तक पहुंच जाती है। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय की डिग्री भी सरकार में जान पहचान के बिना नौकरी की गारंटी नहीं देती। अंगोला के युवा हर दिन अधिकारियों को अपने लिए आलीशान महल बनाते देखते हैं, जबकि वे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उनका जीवन बदलेगा। हजारों युवा यूरोप या पड़ोसी देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। रेगिस्तान और समुद्र में अपनी जान जोखिम में डालकर भी वे भागने की कोशिश कर रहे हैं। अंगोला अफ्रीका के सबसे बड़े विरोधाभास का सटीक उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देश, फिर भी यहाँ के लोग घोर गरीबी में जीवन यापन करते हैं। समृद्धि के लिए आवश्यक हर चीज यहाँ मौजूद है, तेल, हीरे, उपजाऊ भूमि, समुद्र तक पहुँच, लेकिन धन कुछ शीर्ष लोगों के हाथों में ही सिमट जाता है। अभिजात वर्ग के भ्रष्टाचार और लालच ने प्राकृतिक संपदा को अभिशाप बना दिया है। संसाधन जितने अधिक होते हैं, सत्ता संघर्ष उतना ही तीव्र होता है और लोग उतने ही गरीब होते जाते हैं। जब तक विदेशी कंपनियां तेल का दोहन करती रहेंगी, पैसा विदेशी खातों में जमा होता रहेगा और सत्ता एक छोटे समूह के हाथों में ही हस्तांतरित होती रहेगी, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। अंगोला महाद्वीप के सबसे धनी देशों में से एक हो सकता था, लेकिन इसके बजाय ये इस बात का प्रतीक बन गया है कि कैसे संसाधन धीरे धीरे एक देश को भीतर से नष्ट कर रहे हैं। यदि आपको ये रोचक लगा तो सदस्यता लें ताकि आप नए एपिसोड देखना न भूलें। हम संक्षिप्त और सटीक जानकारी देते हैं।